Good morning, students. मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन टॉम प्लॉट 400 स्टेट मानव विधि महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड का पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट जो है वो ले रहे हैं। तो देखिए, बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसे हम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम देखेंगे ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, चीन का संविधान आदि देशों के संविधानों का अध्ययन हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंदर करेंगे और ये आपके बीए पार्ट फर्स्ट का पहला पेपर है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि हर देश के शासन के संचालन में उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के संविधान का बहुत अधिक महत्व होता है। हर देश में संविधान के आधार पर ही वहां की सरकार, वहां की शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता आ रहा है और जो देश संविधान के अनुसार शासन व्यवस्थाओं का संचालन करता है निश्चित रूप से अपने देश का वो विकास करता है और उस देश के जो लोग हैं वो खुशहाल रहते हैं। आज हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में जो पहला जो टॉपिक है आपका ब्रिटेन का संविधान, जो अध्याय फर्स्ट है वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो लेसन फर्स्ट आपके सामने है, लेसन फर्स्ट ब्रिटिश संविधान, वर्ल्ड ब्रिटेन का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो देखिए ब्रिटेन का संविधान, देखिए संविधान जो है वो दो तरीके के या दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान और ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी की संज्ञा दी जाती है। ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे पूर्व किसी भी देश के अंदर संस्थात्मक शासन व्यवस्थाओं के द्वारा देश के व्यवस्थाओं का संचालन है नहीं किया गया। ब्रिटेन ही ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले संसद की बैठक हुई, संसद के बारे में विचार किया गया। इसीलिए ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी की संज्ञा दी जाती है। आज हम ब्रिटेन के संविधान के द्वारा ब्रिटेन के संविधान का महत्व, ब्रिटेन के संविधान का विकास के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि देखने वाली बात जो है कि ब्रिटेन जो है दुनिया का विकसित राष्ट्रों में से एक है और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित है। लेकिन अलिखित होते हुए भी आज देश का विकसित, आज दुनिया का विकसित राज्य है, विकसित स्टेट है और यहाँ पर यहाँ की व्यवस्थाओं का संचालन है वो सही रूप से, निरंतर रूप से होता आ रहा है और यहाँ जो है काफी लोग जो है खुशहाल है। तो इसके बारे में हमें, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जानेंगे इस अध्याय में। तो हम देखते हैं क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन अलिखित होते हुए भी यहाँ की जो जनता जो है, यहाँ की जो पॉपुलेशन जो है वो इतनी जागरूक रही है कि सदियों से, शुरू से ही अपने अधिकारों के प्रति ये सजग थी और यहाँ पर लोगों ने समय समय पर अपने लिए अधिकारों की मांग जो है वहां की शासन व्यवस्थाओं के द्वारा जो है किया और धीरे धीरे सैन्य
ब्रिटिश का जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र में बदल गया, ये वहां की सरकार, वहां की जनता है, उनको पता ही नहीं चला। तो आज हम देखते हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए आपके सामने ब्रिटिश संविधान के जो आपको बताया गया कि ब्रिटेन का संविधान जो लिखित संविधान है, लेकिन वहां की जनता की जागरूकता की वजह से समय समय पर ऐसे अधिकार पत्र, ऐसे प्रावधान हमारे सामने आए जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपके सामने ब्रिटिश संविधान की जो समय समय पर जो अधिकार पत्र जो है वो समय समय पर पारित हुए, उसमें ये 3 अधिकार पत्र ऐसे हैं जो, जैसे कि पहला जो है 1215 का मैग्ना कार्टा, ये एक अधिकार पत्र है जिसे द ग्रेट चार्टर की संज्ञा दी जाती है। ये 1215 का मैग्ना कार्टा ऐसा था जिसमें लोगों ने तात्कालीन समय के सम्राट के समक्ष अपने मांगे हैं जो रखी, और ये सिलसिला एक तरह से शुरुआत हो गई कि लोगों को जो है अब समय आ गया है कि लोगों को अधिकार हैं वो देने चाहिए। तो जनता जागरूक होने लगी, शासन व्यवस्था से अपने लिए अधिकार मांगने लगी, और इसकी शुरुआत 1215 के मैग्ना कार्टा से शुरू हुई। 12 जून 1215 ईस्वी को मैग्ना कार्टा नामक एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हुए, और उसके बाद जो है लोगों को कुछ अधिकार है प्रदान कर दिए गए। उसी के बाद ये सिलसिला चालू हो गया, और फिर उसके बाद 1628 में अधिकारों की याचिका, क्या अधिकारों की याचिका, यानी इसको हम बोलते हैं पिटीशन ऑफ राइट। 1628 में अधिकारों की याचिका यानी पिटीशन ऑफ राइट, ये भी एक अधिकार पत्र है। इसमें लोगों ने फिर और मांग की अपने अधिकारों के बारे में, तात्कालीन सम्राट से पत्र लिखा, और उनकी मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगे हैं जो स्वीकार कर ली गई, यानी अब लोगों को और अधिक जो अधिकार है वो प्रदान कर दिए गए 1628 के अधिकार याचिका पिटीशन ऑफ रिट के माध्यम से। इसी प्रकार 1689 में अधिकारों का बिल, जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ राइट, ये भी एक अधिकार पत्र था जिस पर जो है राजा ने हस्ताक्षर किए, और ये सिलसिला चला गया। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलिखित है, लेकिन अलिखित होते हुए भी ये 3 अधिकार पत्र ऐसे हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उसके साथ साथ ही समय समय पर न्यायालयों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय सुनाए जाते हैं, उन निर्णयों के अकॉर्डिंग भी ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन की शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता आ रहा है। तो देखिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में इन 3 अधिकार पत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इन 3 अधिकारों पत्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इन 3 अधिकार पत्रों ने ब्रिटेन का जो राजतंत्र जो है, यानी निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र में रूपांतरित कर दिया गया। अर्थात इन तीनों अधिकार पत्रों के माध्यम से जो राजतंत्र की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे शने कम होती गई, और राजतंत्र जो है लोकतंत्र में तब्दील हो गया, लोकतंत्र में बदल गया। आज भी वहां पर राजा का पद है, सम्राट का पद है, सम्राट का पद का औचित्य है, लेकिन आज लोकतंत्र जो है वो पूर्ण रूप से ब्रिटेन में अपना कार्य है वो कर रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण, यानी ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ इसके प्रमुख चरण कौन कौन से थे, किस प्रकार ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान के विकास को 6 भागों में विभाजित करके समझाने का प्रयास किया गया है। हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के 6 भाग हैं। तो इसका जो पहला भाग है, ब्रिटेन विकास के प्रमुख चरण में 6 भागों में इसको विभाजित किया गया। जो इसका पहला जो भाग है वो है
जिसको हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन काल। पहला जो भाग है उसको हम बोलेंगे एंग्लो सैक्सन काल। इस एंग्लो सैक्सन काल के अंदर सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई और सीमित राजतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप यहाँ पर राजतंत्र और स्थानीय शासन की नींव पड़ी। तो ये था पहला आपका एंग्लो सैक्सन काल। इसका विकास के प्रमुख चरण का पहला भाग। एंग्लो सैक्सन काल के माध्यम से ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ, जिसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई और सीमित राजतंत्र की स्थापना के द्वारा राजतंत्र और स्थानीय शासन की नींव पड़ी। तो इसको हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन काल। दूसरा जो भाग है विकास के चरण का, वो दूसरा भाग है नॉर्मन काल। दूसरा भाग है आपके सामने, दूसरा भाग है नॉर्मन काल। इस नॉर्मन काल के माध्यम से राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। अर्थात जो राजतंत्र की जो निरंकुशता थी, उस राजतंत्र की निरंकुशता को सैन्य कम करने का प्रयास है वो नॉर्मन काल में हुआ और यहाँ पर एक मजबूत, एक सबल केंद्रीय सरकार का जो उदय है जो इसी काल में हुआ। तो ये सबल केंद्रीय सरकार जो है, अब इसके माध्यम से जो बात सामने आई नॉर्मन काल में, वो आई कि देश में सामान्य कानून लागू हो, यानी देश में ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाए जाएं जो सभी लोगों में समान रूप से लागू हो। तो नॉर्मन काल में राजकीय निरंकुशता का अंत हुआ और सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ, जिसके माध्यम से देश में सामान्य कानून लागू किया गया और केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। अर्थात केंद्रीय सरकार के उदय के फलस्वरूप केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। अर्थात केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जाते थे, जो भी व्यवस्थाएं की जाती थी, वो समस्त राज्य को मानना होता था। तो इस प्रकार नॉर्मन काल में जो है सीमित जो राजतंत्र की जो स्थापना एंग्लो सैक्सन काल में हुई थी, उसकी निरंकुशता पर कुछ अंकुश है वो लगाया गया। तीसरा जो चरण विकास के प्रमुख के चरण में हम बात कर रहे थे नॉर्मन काल की। अब जो तीसरा जो चरण है वो है प्लेंटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल। अब ये जो तीसरा चरण जो है जिसे हम कहते हैं लंकास्ट्रियन काल, इस लंकास्ट्रियन काल का बहुत ही बड़ा महत्व है ब्रिटेन के संविधान के विकास में। तो इस लंकास्ट्रियन काल के अंतर्गत वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। अर्थात वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ, अर्थात अब जो न्यायपालिका जो है वो, उसके लिए न्यायपालिका जो है वो जो समस्या थी, उन समस्याओं का समाधान करने के उपरांत जो न्यायिक निर्णय सुनाती थी, उन न्यायिक निर्णयों के आधार पर ही वहां पर राज्य व्यवस्थाओं का संचालन होता था। तो अर्थात विधि की नींव यानी विधि के शासन की स्थापना लंकास्ट्रियन काल में हुई। अर्थात हम कह सकते हैं वैधानिक संस्थाओं का उदय जो है इस काल में, इसके जो तीसरा जो चरण है लंकास्ट्रियन काल का, उसमें हुआ वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। और वैधानिक संस्थाओं के उदय के फलस्वरूप जो है 12 जून 1215 ईस्वी को मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ब्रिटेन के संविधान में जो समय समय पर जो अधिकार पत्र पारित हुए, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट और 1689 का बिल ऑफ राइट। तो इस प्रकार वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ और वैधानिक संस्थाओं के उदय के फलस्वरूप 12 जून 1215 ईस्वी को मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हुए। तो लंकास्ट्रियन काल में वैधानिक संस्थाओं के द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए और दूसरी मुख्य बात निकल के क्या सामने आई कि विधि के शासन की स्थापना हो गई। ये बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है कि अब जो शासन है
जो विधि के आधार पर संचालन होगा, अर्थात अब जो है न्यायपालिका जो है उसको महत्व दिया जाने लगा। वैधानिक संस्थाओं के द्वारा ये दो बात सामने निकल के आई, तो इसी के द्वारा अब जो है संसद का उदय हुआ। जब वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ तो दो बात हमारे सामने आई, मैग्ना कार्टा के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर हुए, विधि के शासन की स्थापना हुई और इसके फलस्वरूप पहली जो बैठक है वो संसद की पहली बैठक हुई, अर्थात ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का उदय हुआ, संसद का उदय हुआ। और इस पहली बैठक में 572 सदस्य थे, इस बैठक में शामिल हुए और फिर यहाँ पर द्विसदनात्मक संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया और द्विसदनात्मक संसदात्मक व्यवस्था को अपनाने के फलस्वरूप आज यहाँ पर ब्रिटेन में दो सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। इसके बाद